हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम लोगों ने 2 चैप्टर स्टडी किए वो कौन से थे? मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों को पता है कि एक बॉडी मोशन कैसे कर रही है, मोशन क्या होता है, या कोई बॉडी अगर यहाँ पर है वो मोशन परफॉर्म कर रही है या मोशन को रेजिस्ट कर रही है तो ऐसा क्यों करती है वो? तो द ओनली रीज़न बिहाइंड इज फोर्स। ओके, सो इस चैप्टर में भी स्टूडेंट्स हम लोग एक फोर्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अब हम लोगों को ये चीज़ें तो पता है कि कोई बॉडी है या हमारे इन एंड अराउंड इतनी सारी जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हम लोगों को दिखते हैं तो वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं? वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं नीचे की तरफ। हम लोग कहाँ खड़े हैं? ज़मीन पे खड़े हैं। सारी बॉडीज़ किस तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? अर्थ की तरफ। तो अब ये तो हो गई बहुत ज़्यादा बेसिक वाली बात। हम लोगों को ये चीज़ें बचपन से पता होती हैं कि इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है? ग्रेविटी रीज़न है। ओके, लेकिन हम लोग के पहले जो इतने सारे साइंटिस्ट होकर के गए उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या चैलेंज था? उन लोगों के सामने ये क्वेश्चन था कि जो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, ये सारा कुछ कैसे, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जो इतने सारे मीटियोर्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, कॉमेट्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। सब ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं? कौन सा ऐसा गवर्निंग लॉ है या कौन सा ऐसा गवर्निंग फैक्टर है जो इन चीज़ों को सिस्टम में रख रहा है वैसे के वैसे? अगर क्लासरूम खाली होता है तो सारे बच्चे क्या करते हैं? सारे बच्चे, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर किसी को पीट रहा है, किसी का ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बनाना चल रहा है। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होता है तो सारे बच्चे क्या करते हैं? सब कुछ अपना अपना छोड़ के ऐसे एकदम शान शान से बैठ जाते हैं। तो उनके पीछे कोई ना कोई एक गवर्निंग फोर्स होती है, बराबर। हम लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर कोई एक बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? फोर्स रीज़न होता है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। तो जो मून है, मून जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई एक रीज़न होगा। जो बच्चे ऐसे शांत बैठते हैं उनके पीछे क्या रीज़न होता है? उनके पीछे रीज़न होता है एक स्ट्रिक्ट टीचर। तो मून जो घूम रहा है या अर्थ जो घूम रहा है या जो सारी चीज़ें सिस्टम में एकदम अच्छे से बैठी हुई हैं, ये किस लिए बैठी हुई हैं? इनके पीछे क्या ऐसी एक गवर्निंग चीज़ है? तो उस सभी चीज़ों का आंसर है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो फोर्स है उसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जब भी हम लोग ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें सुनते हैं कहीं पर या कहीं कुछ पढ़ लेते हैं तो हम लोगों के दिमाग में क्या पिक्चर बनती है? हम लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि एक लंबे बालों वाला साइंटिस्ट है जो कि एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ है, अपना वो कुछ बुक पढ़ रहा है और तभी उसके एक एप्पल गिरता है नीचे और उसको अचानक से आइडिया स्ट्राइक हो जाता है कि अरे ये नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, दैट मीन्स क्या? अरे ग्रेविटी, है ना? तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टोरी सुनाना चाहूँगी। क्या? जैसे अभी हम लोग कोरोना ये डिसीज़ का हम लोग फेस कर रहे हैं लगभग 1 साल से, वैसे ही जब न्यूटन ने ग्रेविटी की थ्योरी सबके सामने रखी थी उस टाइम पे क्या हुआ था? तब भी एक कोई डिसीज़, मेरे ख्याल से प्लेग या ऐसी कोई डिसीज़, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो हर तरफ फैली हुई थी। और तब न्यूटन ने अपने कॉलेज से 1 साल का गैप लेकर के वो अपने घर पे अपने गांव में आए हुए थे और तब उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर वर्क करना शुरू किया था उस 1 साल के दौरान। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के ऊपर। क्या है ये लॉ? क्या बोलता है? क्या कहा है इसमें न्यूटन ने? जैसे स्टूडेंट्स
यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, तो न्यूटन ने क्या बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा है दो बॉडीज बनी हुई हैं, दो कुछ बॉल जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा कि हर एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर अपना कुछ एक मास है, अपना कुछ वज़न है, वो हर दूसरी ऐसी बॉडी को जिसके पास मास है, वज़न है, उसे अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो पेन है ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रही हूँ, बोर्ड पेन को अट्रैक्ट कर रहा है, पेन बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सामने कैमरा है, कैमरा बोर्ड को कर रहा है। ओके, लाइकवाइज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स है वो क्या है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब मान लो कि इस वाली बॉडी का मास क्या है, m1 है, इस वाली बॉडी का मास है m2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, किसको है फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर ये 2 है और ये 3 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसको, 2 3 6 को। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम लोगों को समझने के लिए। अब और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन है कि जो डिस्टेंस d हम लोगों को लेना है, इन दोनों का सेपरेशन हम लोगों को निकालना है। तो ये सेपरेशन क्या होगा, ये सेपरेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, या फिर कहीं बीच में से होगा, कुछ भी होगा। तो कौन सा डिस्टेंस लें, समझ पा रहे हो इस बात को। तो हम लोगों को डिस्टेंस लेना है सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। हम लोगों ने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्यों लिया, एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ये सर्कल है, ये स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में आएगा, इसका भी कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो हम लोग कौन सा डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस। बीच वाला डिस्टेंस लेंगे क्या, ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे क्या, नहीं। हम लोग कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये और इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ। ओके, अब हम लोगों को इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करना है। तो क्या आता है कंबाइन करने के बाद, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब पहले भी समझाया हुआ है। क्या है प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब, कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये है क्या, प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें हम लोग इक्वल का साइन नहीं डाल रहे। हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं रोज़ अगर 2 घंटे पढ़ूंगी या रोज़ अगर 10 घंटे पढ़ूंगी तो मैं 90% लाऊंगी। कुछ हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या, नहीं। हम लोग बस एक जजमेंट दे रहे हैं कि अगर मैं रोज़ पढ़ाई करूंगी एग्ज़ाम तक तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ऐसा बोल रही हूँ क्या कि मैं रोज़ कितने घंटे पढ़ूंगी तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। वो हम लोग बोलते हैं इक्वल टू की साइन देते टाइम पे। अगर मुझे यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, यहाँ इक्वल टू का साइन लाना है, तो मुझे कोई ना कोई एक कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा। कौन सा कांस्टेंट डिफाइन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कांस्टेंट आएगा g, ठीक है, और बाकी की सारी वैल्यूज़ वैसी की वैसी आ जाएंगी। क्या है ये लॉ, आप लोगों को समझ में आया। न्यूटन ने क्या बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इसका मास है m2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बताया हम लोगों ने d डिस्टेंस बताया। तो अब तुम लोग ऐसे भी दिमाग लगा करके सोचो कि मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया टीचर और स्टूडेंट्स का,
तो अगर टीचर खड़ा है क्लास में तो जो फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा है उसके साथ टीचर का जो कांटेक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा विथ एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा होगा। अब जो फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा होगा उस पर टीचर का एकदम डायरेक्ट नज़र होगी, तो वो कहीं भी किसी से अपने साथ वाले बेंचमेट से बात नहीं कर सकता या इंग्लिश के लेक्चर में ड्राइंग की बुक नहीं खोल सकता। लेकिन जो लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा है वो टिफ़िन खोल के टिफ़िन भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि जितना दूर 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 आप जाते जाओगे टीचर से, उतना टीचर की नज़र से आप दूर होते जाओगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, कम 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 होता जाएगा। तो जितना आप नज़दीक के बेंच पे बैठोगे उतना फोर्स क्या होगा टीचर का, ज़्यादा होगा आप पे। जितना दूर आप बैठोगे उतना इम्पैक्ट कैसा होगा, कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है, सेपरेशन बढ़ता है दोनों बॉडीज़ का, वैसे वैसे उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन जो है वो कम होते जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक कंबाइन कर दिया और फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। कौन सा कांस्टेंट है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी यूनिट निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं हम लोग यूनिट? जिस चीज़ का हम लोगों को यूनिट निकालना है उसके फॉर्मूले में से उस चीज़ को एक साइड रखो और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं उनको इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दो। कैसे भेजोगे आप दूसरे साइड? f(d²) अपॉन m1 m2। यहाँ मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में d² था उसको इस साइड ले जा करके न्यूमरेटर में डाल दिया और ये m1 m2 को नीचे डाल दिया। ओके, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। डिस्टेंस को तुम किस में मेजर करते हो? डिस्टेंस को तुम मेजर करते हो मीटर में। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर में भी क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन व्हाट, मास को किस में मेजर करते हो, केजी। और यहाँ पर दो मासेस हैं तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे जी का यूनिट। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में तो स्टडी कर लिया। उसमें हम लोगों ने क्या बात की कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों के बीच का फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ अर्थ बना हुआ है, अर्थ का मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, यहाँ कोई एक पर्सन खड़ा है m मास का। अब मुझे ये चीज़ बताओ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू जी m1 यहाँ पे हम लोग अर्थ का मास लेंगे तो m1 क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू m2 क्या आ जाएगा, मास ऑफ दिस पर्सन दैट इज स्मॉल m अपॉन देयर सेपरेशन। अब मैंने पहले क्या बोला था आप लोगों को कि सेंटर टू सेंटर का हम लोग डिस्टेंस लेने वाले हैं। तो यहाँ से तो ये पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से कुछ आ जाएगा दिस पॉइंट। ओके, लेकिन अगर मैं आपको दूँ 10 करोड़ रुपए और उसके बाद दूँ 1 रुपया, तो आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, वो 1 रुपया एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। करेक्ट। तो जो अर्थ का रेडियस है वो इतना बड़ा है कि उसके आगे जो छोटू सा डिस्टेंस है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हम लोग इनका सेपरेशन क्या लेंगे, r ले लेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर कोई भी प्लैनेट है वहाँ पर कोई भी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उस सर्टेन ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ दैट प्लैनेट, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फॉल के बारे में। क्या है फ्री फॉल? फ्री फॉल यानी कि स्टूडेंट्स जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है
उसको मैंने सर्टेन हाइट से बस गिरा दिया, छोड़ दिया। अगर मैं किसी बिल्डिंग की सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई हूँ और वहाँ से मैंने क्या किया, इस मार्कर को ड्रॉप कर दिया, या मेरे हाथ में कोई एक बॉल है, मैंने बॉल को नीचे ज़मीन पे फेंक दिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बाइसिकल है, कोई पेपर का बॉल है, कोई पेपर है, कोई बुक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको बस वहाँ से सिंपली ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या हो रहा है, इट इज़ फॉलिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कहाँ का, अर्थ का, क्योंकि मैं कहाँ पे से मैंने ड्रॉप किया, अर्थ से ड्रॉप किया, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। क्या है फ्री फॉल? सिंपली फ्रीली अगर कोई बॉडी ऐसे फॉल कर रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर एक बॉडी फॉल कर रही है, मैंने उसको यहाँ से सर्टेन हाइट से मैंने इस मार्कर को ड्रॉप किया, तो इस बॉडी के वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है क्या? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसके पास क्या क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। लेकिन जब मैंने इस मार्कर को ऐसे ड्रॉप किया तो इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये नीचे जाने की बजाय कहीं इधर उधर कहीं घूम रही है, ऐसा तो नहीं होगा, सीधी सीधी नीचे गिरेगी वो। तो डायरेक्शन तो इसका क्या क्या होता है, डायरेक्शन, और क्या होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड। ओके, तो डायरेक्शन तो फॉर श्योर चेंज इसका नहीं हो रहा है। बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड इसका जो है वो चेंज करेगा, दैट मीन्स वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। तो ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, अब वेलोसिटी के अंदर चेंज आने से क्या होता है, एक्सेलरेशन उस चीज़ का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो किसके कारण आ रहा है, वो ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। ओके, तो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। और ये एक्सेलरेशन है इसलिए इसका यूनिट भी क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे तुम उसको a से रिप्रेजेंट करो चाहे g से रिप्रेजेंट करो, है वो एक्सेलरेशन ही, तो उसका यूनिट हमेशा क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में, इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी मोशन के लॉ के ऊपर। कौन सा वाला, F इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जैसे मैं इस मार्कर की ही बात कर रही हूँ, अगर मैंने इसको ड्रॉप किया तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो फोर्स तो क्लियर हो गया, इसका कुछ ना कुछ है मास, इसके ऊपर है, इसके ऊपर एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन। लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, वो है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस चीज़ का इक्वेशन क्या बन जाएगा, F इक्वल टू ma की जगह बन जाएगा F इक्वल टू mg। अब ये कौन सा फोर्स है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस मार्कर। लेकिन हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पढ़ रखा है कि जो फोर्स है जो किसी बॉडी पर लगता है, जो कहीं किसी प्लैनेट पर है, वो हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू g m अपॉन व्हाट, r स्क्वायर, बराबर। तो अब ये भी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं कह सकती हूँ क्या कि दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल,
ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, mg इज इक्वल टू g m अपॉन व्हाट, r स्क्वायर। अब यहाँ से मैं m और m को कैंसिल कर सकती हूँ क्योंकि दोनों भी साइड्स पे है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, स्मॉल g का वैल्यू मुझे मिल जाता है, दैट इज g m/r स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल g है ना स्टूडेंट्स, कि स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हर एक प्लैनेट का या हर एक सैटेलाइट का अलग अलग होगा। जैसे कि अर्थ पे इसका वैल्यू अलग है, मून पे इसका वैल्यू अलग है, मार्स पे इसका वैल्यू अलग होगा, जुपिटर पे इसका वैल्यू अलग होगा। क्यों अलग होगा? कैपिटल जी तो हम लोग हर बार सेम ले रहे हैं, फिर स्मॉल जी क्यों वैरी कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है। कैपिटल जी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी क्या, कहीं पर भी जाओ तुम उसका वैल्यू सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर स्मॉल जी का हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो अब ये जो मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट है, ये यहाँ पर हम लोगों ने किसका रेडियस और मास डाला है, अर्थ का डाला हुआ है। तुम मून पे जाओगे तो मून का मास और रेडियस अर्थ से डिफरेंट होगा, बराबर। तो वहाँ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी कुछ ना कुछ चेंज तुमको देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है स्मॉल जी का फॉर्मूला। अब हम लोग स्मॉल जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये g/m इंटू स्मॉल m की तो ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, इंटू r स्क्वायर। r क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6। ये किस चीज़ की वैल्यू है? ये वैल्यू है स्टूडेंट्स कैपिटल जी की। कैपिटल जी क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये क्या चीज़ है हम लोगों के पास? ये है मास ऑफ अर्थ। और ये क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। सो स्टूडेंट्स हम लोगों को जी कैलकुलेट करना है। जी कैसे मिला हम लोगों को, g/r स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जब सारा कुछ तुम सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को एक छोटी सी वैल्यू मिलेगी। इतना बड़ा सारा जो है जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को एक वैल्यू मिलेगी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस चीज़ का वैल्यू है स्टूडेंट्स? ये वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ का, अर्थ का। लेकिन जब तुम लोग मून का फाइंड करोगे, मून का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी का वैल्यू तो सेम रहने वाला है 6.67 इंटू 10⁻11। मास बदल जाएगा और रेडियस बदल जाएगा, तो जो कुछ भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 6। यानी कि जो मून का ग्रेविटी है दैट इज 6 टाइम लेस दैन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तुमने मूवीज़ वगैरह में देखा है क्या, या कहीं पर टीवी में, जब वो लोग मून के सरफेस पे कोई भी जाता है तो वो लोग कैसे से जंप कर करके उड़ उड़ के थोड़ा सा चलते हैं? तो वैसा क्यों होता है? हम लोग अर्थ पे तो नॉर्मली चल रहे हैं, पूरे के पूरे हम लोग स्टेप्स रख पा रहे हैं, लेकिन जब वो लोग मून पे मूव करने का कोशिश करते हैं तो वो लोग कैसे जाते हैं, ऐसे जंप कर करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मून उनको उतने ज़्यादा फोर्स से उनको खींचता नहीं है। अगर अर्थ पे किसी का मास है 60 किलोग्राम, तो मून पे वेट अगर 60 किलोग्राम है तो मून पे वही चीज़ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मून पे हम लोगों का मास क्या हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं वेट और मास के ऊपर,
क्या है वेट और क्या है मास? मास को तो स्टूडेंट्स हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, बराबर। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और जितना कम मास उतना कम उस बॉडी का इनर्शिया। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स वेट क्या होता है? वेट किसी भी बॉडी का हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो उस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रही है। जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज़ मैं इस मार्कर की बात कर रही हूँ, तो इस मार्कर का वेट जो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग कहाँ पर हैं? अर्थ पे हैं ये मार्कर। ओके, सो वेट किस पे डिपेंड करेगा? पहले तो मास पे, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी का जो वेट है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट बॉडी एंड प्लैनेट। अब जैसे यहाँ पर ये इंसान खड़ा हुआ है अर्थ पे, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा? वो ये चीज़ आ जाएगी। क्या चीज़? Gmm/r²। कैसे? ये F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है, वही क्या होता है? इस इंसान का वेट आ जाएगा। ओके, सो हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम लोग F = mg भी लिखते हैं, करेक्ट। तो हम लोग वेट को भी क्या लिख सकते हैं? m × g। और इसलिए वेट का यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा? फोर्स के ही जैसा क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। ओके, सो वेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट सर्टेन प्लैनेट, एंड वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल बाय दैट प्लैनेट। किसके लिए? उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस इंसान के लिए। ओके, सो दिस इज वेट। वेट क्या है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या था? मास एक स्केलर क्वांटिटी था। मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। मास अगर इस मार्कर का सपोज है 1 किलो, इतना नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि अगर इसका मास है 1 किलो तो मून पे भी जाकर उतना ही रहेगा। कहीं और किसी भी प्लैनेट पे या कहीं भी किसी भी सैटेलाइट पे जाकर उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। मास की जो वैल्यू रहेगी वो हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन वेट क्या है? वेट हर जगह वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या आ जाता है? m × g आता है। मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर जगह का, हर एक प्लैनेट का, हर एक सैटेलाइट का अलग अलग होने के कारण उस चीज़ का वेट क्या होगा? वेरी करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेट एंड मास। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं 3 मोशन वाले इक्वेशंस की। अगर तुम लोगों ने मोशन इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया होगा तो तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने 3 उस समय पे इक्वेशन स्टडी किए थे। कौन कौन से इक्वेशन? v = u + at। सेकेंड इक्वेशन क्या था? v² = u² + twice of as। थर्ड वाला क्या था? s = ut + half of at का at²। ओके, these were the 3 equations of motion। अब जब कोई एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा होता है, तब भी हम उस ऑब्जेक्ट पे ये 3 मोशन के इक्वेशंस लगा सकते हैं। कैसे? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के अराउंड लगभग कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए को हम लोग हटा करके g लिख देंगे। v = u + gt आ जाएगा। ओके, एक और चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर, अगर एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे।
अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग हमेशा फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय नेगेटिव साइन. सो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव when it's in direction of motion, and it will be negative if it's in opposite direction of motion. So these are the three equations of motion, and हम लोगों ने मास और वेट का भी कंसेप्ट सीख लिया है. सो यहाँ पर आज का हम लोग का ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स. इसका इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो भी मैं बहुत जल्द से पोस्ट करूँगी. अगर आप लोगों को मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बाकी के सारे फ्रेंड्स को मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. हम लोग वहाँ पर थ्रस्ट, प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे स्टडी करने वाले हैं. होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होंगी. मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझा सकूं. अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़, तो आप लोग फिर से मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर मुझे पॉसिबल होता है तो मैं आप लोगों के लिए वापस से उस सर्टेन टॉपिक पे एक वीडियो बना करके पोस्ट करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.